नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। तो आज देखिए बच्चों, हम यहाँ पर आरोह भाग 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आरोह भाग 2 में हम पद्य खंड को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आरोह भाग 2 में पहले पद है और फिर गद्य है। और पद्य खंड में भी पहला जो चैप्टर है हमारा वो है हरिवंश राय बच्चन जी की कविता और उनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय को आज हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 के रूप में पढ़ेंगे और कविता हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जीवन परिचय के रूप में देखिए बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, या उनकी जो शिक्षा है वो कहाँ हुई थी और कौन सी शिक्षा प्राप्त करी थी, कौन कौन से उनको सम्मान मिले थे। तो ये सारी चीज़ें हम उसके अंतर्गत देखेंगे। और फिर हैं उनकी 2 कविताएं, जिसके अंदर ये आत्मपरिचय में उन्होंने स्वयं को बताया है, स्वयं के बारे में बताया है कि मैं इस संसार का पूरा भार लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रेम के साथ जीवन जीता हूँ। तो ऐसी ही प्रेरणा उन्होंने मनुष्य को दी है। और फिर उन्होंने बताया है बच्चों कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उनकी दूसरी कविता। और ये जो कविता है उसमें पथिक के माध्यम से बताया है कि कोई भी मनुष्य बाहर जाता है, या पक्षियों के माध्यम से बताया कि चिड़िया बाहर जा रही है और वह जैसे ही सूर्य ढलने के मतलब अस्ताचल की तरफ बढ़ता है और उसके जो पंख है उसमें तेजी आ जाती है कि दिन जल्दी जल्दी जा रहा है और मुझे अपने गंतव्य स्थान पर जाना है। इसी तरह से मनुष्य का जो जीवन है वो समाप्त होने के कगार पर जाता है, उसका अंतिम समय बहुत ही जल्दी आ जाता है और उसको जो कर्तव्य पूरे करने होते हैं उसे उस समय पर कर देना चाहिए। तो ये सारी चीजें उसमें बताई है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास, जिसका नाम है हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय, और ये है लेक्चर नंबर 1 आज का। और होगा ये भी आगे ही बच्चों, मैंने कल आपको बताया था कि जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका जीवन परिचय जरूर हम पढ़ेंगे, ताकि जीवन परिचय के अंदर से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे जन्म पूछ लिया जाता है, उनकी कोई पुस्तक पूछ ली जाती है, कोई रचना पूछ लिया भाई ये रचना फला जो रचना है वो किसकी है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें जीवन परिचय पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो हम हमारे गंतव्य स्थान पर चलते हैं, उद्देश्य को पूरा करने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे हमारी पुस्तकों के बारे में। तो पुस्तकें देखिए कौन कौन सी है, पुस्तक की बात करते हैं। तो पहली है हमारी यहाँ पर आरोह भाग 2, ठीक है। आरोह भाग 2 में 2 भाग आते हैं, एक आता है हमारा पद्य खंड और दूसरा आता है हमारा गद्य खंड। पद्य खंड में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हरिवंश राय, मतलब चैप्टर का नाम नहीं, चैप्टर में जो कवि है उनका नाम है, जो साहित्यकार है, हरिवंश राय बच्चन। अब हरिवंश राय बच्चन जी की यहाँ पर हमारे सिलेबस में 2 कविताएं दी गई है। पहली है उनकी आत्मपरिचय, ठीक है, आत्मपरिचय, और दूसरी कविता है उनकी दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है। ये 2 कविता हमें पढ़नी है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इनका जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, फिर दूसरी कविता में हम इनका दूसरी क्लास में हम आत्म परिचय पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर आत्म परिचय कविता ज़्यादा पढ़ी है तो हो सकता है हम 2 खंडों में करें, और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता, ठीक है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं जन्म। सबसे पहले जन्म की बात आती है। कोई भी लेखक हो, कोई भी कवि हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन से जुड़ी हुई बातें सबको पता होनी चाहिए। तो जन्म देखिए कब हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था, और इलाहाबाद को वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और उसमें इलाहाबाद ना लिख के प्रयागराज लिखा हुआ होता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको प्रयागराज करना है, क्योंकि इलाहाबाद का जो वर्तमान नाम है वो प्रयागराज है। अब 1907 की बात करते हैं बच्चों। तो 1907 में एक और साहित्यकार हैं, उनका भी जन्म हुआ था, और वे छायावादी कवियत्री है जिनका नाम है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा का जन्म भी 1907 में हुआ था, और हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म भी 1907 में हुआ था, लेकिन डेट अलग है। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जो जन्म है वो हुआ था 27 नवंबर 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में हुआ था, ठीक है। और जो उनकी मृत्यु है, किनकी, हरिवंश राय बच्चन जी की मृत्यु है, वो हुई थी बच्चों 2003 में, 2003 में हुई थी, और ये हुई थी मुंबई में। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ उनके माता पिता की बात करते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी के पिता का नाम था प्रताप नारायण
श्रीवास्तव, ठीक है, प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी इनके पिता का नाम था, और माता का नाम था बच्चों इनके सरस्वती देवी, सरस्वती देवी। और इनकी जो पत्नी थी वो थी बच्चों तेजी देवी, तेजी देवी। और बच्चों के बारे में तो आपको सबको पता है, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन दो उनके पुत्र थे। अब बात करते बच्चों हम यहाँ पर आगे की बात करते हैं कि उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है, और रचनाओं से पहले वो कौन कौन से किस युग के हैं। तो किस युग के हैं इसको पढ़ने के पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि वे हालावादी दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। हालावादी दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। और कौन है ये माने जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन जी। अब उनके सम्मान की बात करते हैं, सबसे पहले उनकी शिक्षा की बात करते हैं। तो जो हरिवंश राय बच्चन जी की शिक्षा थी वो उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करी थी, डॉक्टरेट। और ये कहाँ से प्राप्त करी थी? उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इनके सम्मान की बात करते हैं। इनकी रचनाएं भी है, रचनाएं हम आगे पढ़ेंगे। तो सम्मान देखिए उन्हें कौन कौन सा प्राप्त हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और मिला था उनको पद्म भूषण, पद्म भूषण। ठीक है, ये दो उनको सम्मान मिले थे, एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार और एक पद्म भूषण सम्मान मिले थे। ठीक है, उसके बाद देखिए हम यहाँ बात करते हैं उनके युग की बात करते हैं कि वे कौन से युग के थे। हिंदी साहित्य जगत की बात करते हैं तो हम यहाँ पर आदिकाल आपने सुना होगा, ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो ये हम पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आदिकाल, उसके बाद आ जाता है भक्ति काल, ठीक है, सीक्वेंस में चलता है। भक्ति काल को हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर रीति काल, और रीति काल को हम यहाँ उत्तर मध्य काल, और उसके बाद आ जाता है अंत में आधुनिक काल। अभी जिन कवि को हम पढ़ रहे हैं वो आधुनिक काल के कवि या लेखक माने जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी लेखक भी है और कवि भी है। कई ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने केवल कविताएं लिखी है। जैसे हम भक्ति काल के जितने भी कवि उनकी बात करते हैं तो अधिकांश जो भक्ति काल के कवि हैं उन्होंने सभी ने पद्यांश शैली में अपनी रचनाएं लिखी है। और फिर रीतिकाल की बात करते हैं तो रीतिकाल तक भी अधिकांश जो कवि है वो पद्यात्मक शैली में ही अपने विचारों को प्रस्तुत करते थे। तो आधुनिक काल में अधिकांश कवि भी है और लेखक भी है। कुछ ऐसे केवल कवि है, कुछ ऐसे केवल लेखक है, और कुछ ऐसे जो केवल और केवल लेखक यानी गद्यकार ही है। ठीक है, तो ये चीजें भी हम देखेंगे। अब आधुनिक काल के अंतर्गत की बात करते हैं, आधुनिक काल, ठीक है, ये देख लेंगे बाद में जो भी है। आधुनिक काल में युगों की बात करते हैं तो आधुनिक काल में पहला युग आता है हमारा भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग। अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जल्दी से बता दीजिएगा, है ना। भारतेंदु युग। दूसरा है हमारा द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। और तीसरा आता है हमारा यहाँ पर छायावाद युग, छायावाद युग। और छायावाद युग को शुक्ल युग भी कहते हैं। और शुक्ल किनके नाम पर पड़ा है? आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल के नाम पर, शुक्ल युग। और फिर नंबर 4 का आता है छायावाद। जब उतरने पे होता है, कोई भी युग उतरता है उसकी प्रवृत्तियां थोड़ी थोड़ी दूसरे युग में जरूर आती है। ऐसे ही छायावाद युग की छायावादोत्तर युग में आती है। छायावादोत्तर, उत्तर, उतर यानी कि वो नीचे उतर गया, मतलब उसकी प्रवृत्तियां थोड़ी थोड़ी खत्म सी हो गई है। इसी तरह से इसे शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं और इसे प्रगतिवाद भी कहते हैं। एक जो बिल्कुल सरल सा नाम है वो है इसका प्रगतिवाद। तो यहाँ हम हरिवंश राय बच्चन जी की बात कर रहे हैं। उसके बाद प्रयोगवाद, नई कविता और भी बहुत सारी थी। हरिवंश राय बच्चन जी की बात कर रहे हैं, वो छायावादोत्तर युग के थे और हालावादी दर्शन के प्रवर्तक थे।
ठीक है। अब हालावाद क्या है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया अच्छे से कि क्या आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल हिंदी साहित्य के को 4 कालों में विभाजित किया गया है। ये 4 काल मैंने आपको बता दिए हैं, ये सीक्वेंस में है कि आदिकाल के बाद भक्तिकाल ही आता है, भक्ति के बाद रीति आता है और रीति के बाद आधुनिक। आधुनिक काल को अनेक युगों में बांटा गया है, जैसे भारतेंदु युग आ गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग आ गया है, उस जहाँ पर उन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका के माध्यम से कई ऐसी रचनाओं का संपादन किया था। उसके बाद आ जाता है छायावाद युग आ जाता है। छायावाद को शुक्ल युग भी कहा जाता है। और छायावाद की जो प्रवृत्ति थी, जो प्रवृत्तियाँ थी, विशेषताएं थी, वो क्या थी? प्रकृति का चित्रण करना, प्राकृतिक मनोहारी सुंदरता का वर्णन करना, ठीक है। मतलब उस चीज को लेकर रहस्यवाद नहीं था, लेकिन छायावाद मतलब वहां पर था, ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पर नंबर 4 पर छायावादोत्तर। जब छायावाद की जो प्रवृत्तियां हैं, प्रकृति के चित्रण को छोड़कर जब आगे बढ़ने के कार्य आते हैं, जहां पर मनुष्य स्वयं को केंद्र मानकर और फिर समाज के उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अग्रसर होता है, यानी कि वो ये मनुष्य से आग्रह करता है, समाज से आग्रह करता है कि हमें फालतू की चीजें जितनी भी हम अनर्गल सोच रख रहे हैं वो सभी छोड़कर, हम सोचते हैं कि हम दुखी हैं, हम ज्यादा दुखी हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, इन सबको छोड़कर और प्रेम पूर्वक, प्यार से और हर्ष के साथ में, खुशी के साथ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन का नाम होता है। ये छायावादोत्तर कवि यानी कि शुक्लोत्तर कवि यानी कि प्रगतिवाद कवियों का मानना था। उनमें हरिवंश राय बच्चन जी भी थे और वे हालावाद के दर्शन थे। अब देखिए आगे चलते हैं, अब यहाँ बात करते हैं प्रमुख रचनाओं की। तो हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं ये भी है। इनके अलावा बहुत सारा भंडार है, ऐसा नहीं, थोड़ी सी रचनाएं हैं उनकी, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी कविताएं हैं उनकी, बहुत सारी आत्मकथाएं हैं, नाटक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ मधुशाला की बात करते हैं तो मधुशाला उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है और सबसे प्रसिद्ध रचना है। हिंदी साहित्य जगत में सबसे प्रसिद्ध रचना जो 1935 में प्रकाशित हुई थी मधुशाला है। उसके बाद मधुकलश 1938 में प्रकाशित हुआ, उसके बाद मधुबाला 1938 में प्रकाशित हुई, उसके बाद निशा निमंत्रण है। तो ये अगर आप निशा निमंत्रण याद नहीं रखते हो, लेकिन ये 3 तो आपको याद रखनी है। अगर पूछ लिया जाए कि हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख कविताओं के बारे में बताइए, या आपने जीवन परिचय तो पूरा लिख लिया अच्छे से, जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, माता पिता कौन थे, शिक्षा दीक्षा क्या थी, या किस दर्शन के प्रवर्तक थे, किस दर्शन को वे मानते थे, ठीक है, ये सारी चीजें आपने बता दी। उसके बाद भी जीवन परिचय में देखिए या फिर साहित्यिक परिचय में देखिए, ये साहित्य में स्थान की बात करते हैं, तब कृतियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपको कुछ ही कृतियां याद है तो ये भी लिख सकते हो। तो अगर आपने लिख ली मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, निशा निमंत्रण, और जैसे हम आत्म परिचय पढ़ रहे हैं, या फिर हम ये सब काव्य संग्रह है। ये क्या है बच्चों? सारी की सारी काव्य संग्रह है। और संग्रह का मतलब ये होता है कि एक एक काव्य संग्रह में कई कई कविताएं हैं, ये ध्यान रखिए। एक एक कविता नहीं है ये, एक एक काव्य संग्रह में कई कविताएं सम्मिलित की गई है, ठीक है। इसलिए इनको प्रकाशित किया, केवल एक छोटी सी कविता को प्रकाशित नहीं कर दिया है, काव्य संग्रह प्रकाशित करे गए हैं, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं अगर प्रमुख प्रसिद्ध रचनाओं की बात की जाती है। आगे चलते हैं बच्चों, अब हम यहाँ पर इनका पूरा जितना भी बोल सकते भंडार ग्रह है वो देखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो देखते हैं कि आकुल अंतर हमने कौन कौन सी देखी। मधुशाला देखी जो 1935 में प्रकाशित हुई, मधुकलश देखी जो 1938 में प्रकाशित हुई, मधुबाला देखी 1938 में प्रकाशित हुई, फिर निशा निमंत्रण। अभी तक ये काव्य संग्रह ही है, ठीक है, जो मधुशाला से लेकर अभी यहाँ हम जहाँ खत्म करेंगे वहाँ तक काव्य संग्रह ही है। उनमें से आपको जितने भी काव्य संग्रह, सारे जरूरी नहीं है, मुझे पता है, मुझे भी याद नहीं रहते, तो आपको कैसे याद रहेंगे। और कुछ जो विरले बच्चे होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले बच्चे होते हैं, उनकी तो बात अलग ही है। मैं भी उस में नहीं आती हूँ, कैटेगरी में नहीं आती हूँ। तो जितनी भी आपको रचना याद होती है, चाहे वो आत्मकथा की हो, चाहे वो काव्य संग्रह की हो, कि कोई भी हो, आप जितनी याद होती है ना आप उतनी याद लिख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है कि आपको सारा का सारा लिखना है, बस कुछ रचनाएं होनी चाहिए ताकि हमें पता रहे कि भाई फला जो कवि है, साहित्यकार है, उनकी ये फला साहित्यिक कृतियां हमने लिखी है, ठीक है ना। तो उन चारों के अलावा आकुल अंतर, एकांत संगीत, ये भी देखिए 4 तो हमने देख ली थी, ये 5वीं और ये 6ठी, सतरंगिनी 7वीं, मिलन यामिनी 8वीं, आरती और अंगारे 9वीं, टूटी फूटी कड़ियाँ 10वीं,
नए पुराने झरोखे 11, तो 11 तो उनके काव्य संग्रह याद कर लीजिए। अगर 11 में से 4-5 भी लिख लेते हो तो बहुत बड़ी बात है। आगे चलते देखिए, बसेरे से दूर 1 नंबर, क्या भूलूं क्या याद करूं 2 नंबर, ये उनकी आत्मकथात्मक रचनाएं हैं। नीड़ का निर्माण फिर नंबर 3, और वश द्वार से सोपान तक नंबर 4। तो 4 उनकी आत्मकथा के 4 खंड है, तो ये उनकी आत्मकथा के संग्रह है ये भी, ठीक है। तो 4 खंड हमने देख लिए हैं, चारों चीजें। अब आते हैं उनके अनुवाद की तरफ। मैकबेथ, हेमलेट और जनगीता, ये 3 उनके अनुवाद है, 1, 2 और 3। इसमें से अगर आप 1 या 2 भी लिख लेते हो ना तब भी बहुत है, कोई जरूरी नहीं है आप तीनों याद करो, क्योंकि नाम ऐसे ही थोड़े, मैकबेथ, हेमलेट और जनगीता, क्या पता आपको याद हो रहे या नहीं रहे। और एकमात्र उनकी प्रवासी की डायरी है, एकमात्र है, आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखिए बच्चों, 11 तो उनके काव्य संग्रह है, 4 उनके आत्मकथात्मक खंड है, और 3 उनके अनुवाद है, और 1 उनकी प्रवासी डायरी है। याद हो गया सभी को इतना कुछ तो, ठीक है। अगर काउंटिंग में देखें तो अगर याद है तो फिर भी थोड़ा बहुत तो आप लिख भी सकते हो कि भाई क्या भूलूं क्या याद करूं, मतलब खुद कवि खुद बोल रहे हैं तो ये उनकी आत्मकथा हो गई। नीड़ का निर्माण, फिर नीड़ क्या होता है, घोंसले का फिर से निर्माण करो। हमने कुछ सपने संजोए थे, वो सपने टूट गए, लेकिन फिर हम सपनों को फिर बुनना शुरू कर देते हैं, तो वो इसमें प्रेरणा दी गई है। बहुत ही अच्छी कविता है, क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण, फिर आत्मकथात्मक है ये। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं उनके यहाँ पर साहित्य में स्थान की तरफ। जीवन परिचय के अंतर्गत ही है साहित्य में स्थान, कि 1942 से 1952 तक, यानी 10 वर्षों तक, कितने 10 वर्षों तक, 1942 से 1952 तक वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। देखिए यहाँ से उन्होंने मतलब काम धंधा करना शुरू कर दिया, रोजगार मिलने लगा उनको, क्योंकि कोई भी घर बैठता नहीं है, कोई साहित्यकार है, लेखक है, कोई भी। तो 1942 से, क्योंकि 1942 तक उन्होंने काफ़ी कुछ लिख डाला था, ठीक है, इसलिए 1942 से 1952 तक 10 वर्ष तक इलाहाबाद विद्यालय में ये प्राध्यापक रहे। फिर उसके बाद आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रम से संबंधित रहे, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे, प्रोफेसर रहे। उसके बाद आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रम के से संबंधित रहे, और उसके बाद विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी कौन रहे, हरिवंश राय बच्चन जी। उन्होंने अपनी बात कहने के लिए छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय, वक्रता मतलब क्या होता है, टेढ़ापन, वक्रता का मतलब क्या होता है, टेढ़ा, ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जो रास्ता होता है इस रेखा को क्या बोलते हैं बच्चों, आप मैथ्स में क्या बोलते हो, वक्र रेखा बोलते हो ना। तो यही होती है वक्रता, कि हमें बात ऐसी सीधी सरल से समझ में नहीं आ रही है, उसको टेढ़ा मेढ़ा करके बता दिया। तो छायावादी कवियों की प्रवृत्तियां क्या थी कि कहना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन किसी और लक्ष्य में, यानी लाक्षणिकता और वक्रता थी, मतलब एक कमेंट था, ताना बाना ऐसे, मतलब कि किसी और बात को कहने के लिए कोई और उदाहरण प्रस्तुत करना, उपमाएं देना, तो उपमा देकर वो तुलना करके या एक दूसरे की बात कहकर और फिर वो समझाते थे। तो इसी तरह से यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी ने छायावाद को नहीं अपनाया, छायावाद की प्रवृत्तियों को न अपनाकर उनकी वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा का प्रयोग करा है। और जो छायावादी कवि थे उन्होंने तत्सम शब्दावली यानी कि संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया है। चाहे आप महादेवी वर्मा जी को देखिए, चाहे आप सुमित्रानंदन पंत जी को देखिए, जयशंकर प्रसाद को देखिए, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देखिए, इन सबको। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने भाषा को इधर उधर मोड़कर और पाठक को थोड़ा सा भ्रम में न डालकर, पाठक के लिए कठिनाई ना हो, यानी कि उन्होंने इतना सादा सीधापन अपने काव्य में दिखाया है, अपनी रचनाओं में दिखाया है कि कोई भी पाठक उसे पढ़े तो आसानी से समझ में आ जाए कि जो फला लेखक है वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त गेय शैली, यानी चाहे उन्होंने आत्मकथा लिखी है तो भी गाने योग्य है, लय के साथ में उसका प्रयोग किया जा सकता है, तो गेय शैली का प्रयोग किया है। व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति ही बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। अब ये देखिए, ये बात क्या कही जा रही है कि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने पर्सनल जीवन को काव्य का आधार बनाया है। ये देखिए, अपने व्यक्तिगत जीवन को बनाया है,
उन्होंने आत्मकथा के 4 खंडों में ये बताया है कि स्वयं उन्होंने बताया है कि मैं क्या हूँ, मेरा जो प्रेम है वो क्या है, मेरे प्रेम की सीमा क्या है ना, प्रेम क्या होता है। अपने जीवन में जितने भी सुख दुख आए थे उनका भी उन्होंने वर्णन किया है, तो वो क्या है सारी चीजें। ठीक है, चलो अब इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया पूरा कि जीवन परिचय में क्या है कि 10 वर्षों तक वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे, उसके बाद में आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध रहे और उसके बाद में विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ भी रहे। और उनका जो बात कहने का तरीका था वो कैसा था, सीधापन था, ना कि छायावादी कवियों की तरह टेढ़ा मेढ़ा था। ठीक है, और उन्होंने अपने काव्य में ईमानदारी बरती थी, ईमानदारी के साथ उन्होंने अपने आत्मकथात्मक पहलुओं को भी प्रस्तुत किया था। तो ये हो गया, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए मध्ययुगीन, अब यहाँ पर देखिए कल भी बात करी थी, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। मध्ययुगीन काल में जो फारसी साहित्यकार थे एक उमर ख़याम, तो उन्होंने क्या गज़लें और नगमे मस्तानेपन से लिखी थी। और देखिए आप कोई भी काव्य रचना कर रहे हो, कोई भी आप अपनी कला को व्यक्त कर रहे हो, किसी का ड्राइंग बनाने की कला होती है, किसी को नाचने की कला होती है, किसी के गाने की कला होती है, किसी को खाना बनाने की कला होती है, या किसी को लेखन की कला होती है। तो देखिए लेखन में, सब में, जो भी आप कला में माहिर है, जिस भी पहलू में आप निपुण है, दक्ष हो, जब तक आप मस्त होकर वो कार्य नहीं करोगे, स्वच्छंद होकर कार्य नहीं करोगे, तो क्या वो कार्य सही ढंग से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो हम बात कर रहे हैं फारसी साहित्यकार उमर ख़याम की। उमर ख़याम जिस मस्तानेपन से लिखते थे, उसी मस्तानेपन से फारसी साहित्य में जो स्थान उमर ख़याम का है, ठीक है, जो स्थान उमर ख़याम का है, वही स्थान हिंदी साहित्य जगत में आप हरिवंश राय बच्चन जी को दे सकते हो। हरिवंश राय बच्चन जी की वो भी खास कविता कौन सी है, मधुशाला में, और जो कब प्रकाशित हुई थी बच्चों, 1935 ईस्वी में। और इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मधुशाला। मधुशाला में उन्होंने मदमस्त होकर मस्तानेपन के साथ में स्वच्छंद भाव से जो विचार व्यक्त किए हैं, उसी अनुसार जैसे उमर ख़याम ने फारसी साहित्य में अपने विचार व्यक्त किए हैं, ऐसे ही मदमस्त होकर उन्होंने काव्य रचना की है। अब देखिए वो क्या कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं मधुशाला के माध्यम से, कि जीवन क्या है, एक मधु कलश है। भाई इस कलश को 2 बार बना दिया है मैंने, कि जीवन क्या है, मधु कलश, कलश का मतलब क्या है, घड़ा, जीवन क्या है, मधु कलश, और दुनिया क्या है, मधुशाला। तो ये जीवन है हमारा मधु कलश, और ये पूरी दुनिया है मधुशाला। इस मधुशाला में जीवन नामक मधु कलश भरा हुआ है, और कल्पना उसकी साकी है, यानी कि कल्पना के भाव बनके, और कविता जब प्रस्तुत हो जाती है तो वो क्या होते हैं, प्याला। तो ये अंतर जो भरा हुआ है वो क्या है, प्याला कविता है, जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। पूरा जीवन कविता के माध्यम से पाठक को पिलाया जाता है। कविता बना के ये बताया जाता है कि समाज की क्या स्थिति है, जीवन क्या है, जीवन के संघर्ष क्या है, सारी चीज़ें। क्या साधारण व्यक्ति जो कविता नहीं लिख सकता है, ऐसे भाव और ऐसे आंतरिक भावों को वो महसूस कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि एक कवि ही जानता है कि भाव होते क्या है, आंतरिक भाव क्या होते हैं। आगे देखिए, कविता का एक घूंट जीवन के एक घूंट के समान होता है, कि यानी कि कविता का एक घूंट, आपने कविता पढ़ी है, थोड़ी कुछ कविता का आपने भाव ग्रहण किया है, यानी कि आपने कुछ जीवन का भाव ग्रहण किया है, जीवन का घूंट पिया है। आगे देखिए बच्चों, अब समझ में क्या क्लास सही चल रही है क्या, मतलब कुछ अटका तो नहीं है फिर से? अच्छा, बीच में ये जो चैटिंग हो रही है ना, बर्थडे विश किया जा रहा है, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि ना करें। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की क्लास चल रही है, आपकी आपसे चैटिंग नहीं है बच्चों, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, यदि पूरी तन्मयता का मतलब क्या होता है, पूरे मन से, यानी कि पूरे मन से अगर जीवन का घूंट भरे, आप पूरे मन से अगर जीवन को पहचानना चाहते हो, उसको देखना चाहते हो, तो कड़वा मीठा भी सहज भाव से स्वीकार करें, तो अंत में एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छा जाएगी। एक के बहाने पूरी दुनिया से प्रेम हो जाएगा, और तेरा मेरा के सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे, और यही हालावादी दर्शन है। अब यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी क्या कह रहे हैं कि अगर आप इस पूरी दुनिया का, पूरी जीवन का, अगर जीवन को पूर्ण रूप से
जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, जीवन को अच्छे से जीना चाहते हो, इसको बहुत मस्त होकर और फिर आगे जीवन की पूरा जीवन जीना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, चाहे वो कड़वा हो चाहे मीठा हो। यानी कि किसी किसी व्यक्ति के जीवन के अनुभव अच्छे होते हैं, किसी किसी के बुरे होते हैं। यानी कि किसी ने संघर्ष करके जीवन जिया है तो उसके अनुभव कड़वे होंगे, और किसी ने सादगी से, सरलता से, आसानी से उसका जीवन चला गया, जो चाहा था वो सब कुछ आसानी से मिल गया, तो उसके अनुभव कैसे होंगे, मीठे होंगे। तो ये अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचारों के अनुभव आ जाते हैं। तो जो भी कड़वा मीठा जो भी अनुभव है सहज भाव से स्वीकार करें। क्या आपको अगर दुख मिला है तो उसे भी स्वीकार करें कि मेरे जीवन में ये है, तो दुख आया है तो मैं उसको भी उस दुख से भी अपने आप को निवारण कर लूंगा, अपने जीवन को आगे बढ़ा लूंगा, उन दुखों को सहन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। सुख मिला है तो भी आपको सुख में ज्यादा मतलब अपने आप में घमंड नहीं होना चाहिए, ना आपको ये सोचना चाहिए कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे पास ही सब कुछ है। तो ऐसा नहीं, जीवन के जमीन से जुड़े हुए रहकर और सुख प्राप्त करते हुए जीवन को जीना चाहिए। अगर इस तरह का जीवन कोई जीता है, यानी कि एक सूफियाना सी बेख्याली, सूफियाना सी यानी मस्त होकर, जैसे उमर ख़याम का जो मस्तानापन था, इसी तरह से सूफियाना सी जो बेख्याली होती है, किसी की परवाह नहीं करनी है कि हमने क्या पहना है, क्या कह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है। ऐसे हमें दिखावा नहीं करना है। उस दिखावे को छोड़कर, भाई आडंबरों को छोड़कर वास्तविक जीवन को जीते हुए अगर आप वास्तविक जीवन को जी रहे हो, अगर मन में ऐसी सूफियाना सी बेख्याली, वास्तविक जीवन की बेख्याली छा जाएगी और एक के बहाने, यानी कि एक व्यक्ति के बहाने आप पूरी दुनिया से प्रेम करना शुरू कर दोगे और तेरा मेरा क्या है, अगर ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, बस यही हालावादी दर्शन है। हरिवंश राय बच्चन जी ने यही किया है। वो अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं और पत्नी के प्रेम के बहाने वो पूरी दुनिया के प्रेम को व्यक्त करते हैं। आगे देखिए बच्चों, यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई थी, उनका सही मूल्यांकन आज तक कम ही हो पाया। बच्चन ने, अब देखिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि उन्होंने जो युगबोध संबंधी, अब युगबोध में कौन कौन सा युग था उनका, या तो आप छायावादोत्तर बोल सकते हो, छायावादोत्तर युग, या फिर आप प्रगतिवाद युग बोल सकते हो। तो प्रगतिवाद युग या फिर छायावादोत्तर युग, दोनों में से आप जो भी बोल रहे हो, तो हर युग की कुछ प्रवृत्तियां होती है, कुछ लक्षण होते हैं, कुछ विचारधाराएं होती है। तो उस युग की विचारधाराओं को उन्होंने अपनी कविताओं में लिया है और वो बहुत बाद में लिया है, स्टार्टिंग में नहीं लिया है। तो यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई थी, उनका सही मूल्यांकन आज तक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि उनकी ऐसी प्रसिद्ध रचनाएं मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण, फिर निशा निमंत्रण, बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं, बहुत सारे ऐसे काव्य संग्रह है, आत्मकथा के खंड है, जो किसी भी पाठक को कहीं और ले जाने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पाठक इनमें ही खोया हुआ है। आगे देखिए, बच्चन जी ने कविताएं भी लिखी है, कहानियां भी लिखी है, नाटक भी लिखे हैं और डायरी भी लिखी है और साथ में आत्मकथा भी लिखी है। तो कौन कौन सी विधाओं में उन्होंने कार्य किया है, विधाओं की बात करते हैं तो पहला आता है उनका काव्य संग्रह, ठीक है, तो हम इसको पद्य खंड बोल सकते हैं। दूसरा आता है यहाँ पर हमारा नाटक, फिर कहानी, फिर डायरी और फिर आत्मकथा, ठीक है। तो इन विधाओं में इन्होंने अपने लेखन को प्रस्तुत किया है। हरिवंश राय बच्चन जी ने कविताएं भी लिखी है, कहानी भी लिखी है, नाटक भी लिखे है, डायरी भी लिखी है, अनुवाद भी किया है, ठीक है, अनुवाद भी है और आत्मकथा भी लिखी है। तो ये उनकी विधा है। जो प्रांजल शैली में, प्रांजल शैली का मतलब होता है साफ सुथरी, बिल्कुल सरल भाषा, जो पाठक पढ़े उसे आसानी से समझ में आ जाए, ऐसी होती है प्रांजल शैली। प्रांजल शैली तथा ईमानदार, उनकी रचनाओं में आपको ईमानदारी का गुण अवश्य मिलेगा। ईमानदारी क्या, कि जो भी उन्होंने प्रस्तुत किया है, चाहे उन्होंने अपने आत्मकथा के अंतर्गत, आत्मकथा जो लिखते हैं उसमें क्या होता है कि भाई व्यक्ति के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, गुण है, कौन कौन से दोष है, उनको भी उन्होंने व्यक्त किया, अपनी कमजोरियों को भी व्यक्त करते हैं, वो होती है ईमानदारी। निष्पक्षता के साथ में आत्मकथा लिखना ईमानदारी कहलाती है। ईमानदार आत्मस्वीकृति के कारण
निरंतर पठनीय बनी हुई है। तो जितनी भी रचनाएं हैं उनकी निष्पक्षता के साथ लिखी है, ईमानदारी के साथ लिखी है और वो आज भी पठनीय है। आज आप भी जानते होंगे कि उनकी निशा निमंत्रण जो कविता है वो देखिए, या फिर उनकी मधुशाला में जितनी भी कविताएं हैं, मधुशाला काव्य संग्रह के अंदर आप देखिए मन को छूने वाली, दिल को छूने वाली कविताएं हैं। तो हम आज उनके जीवन परिचय को यहीं तक पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पूरा उनका जीवन परिचय पढ़ लिया है। उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, माता पिता कौन है, या फिर उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी। तो 27 नवंबर 1907 में उनका जन्म हुआ था इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज है, और 18 जनवरी 2003 में मुंबई में उनका निधन हुआ था। माता का नाम सरस्वती देवी, पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी था, पत्नी का नाम तेजी देवी था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करी थी और 1942 से 1952 तक वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे थे। फिर उसके बाद में वे विदेश मतलब हिंदू विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया था उन्होंने। उसके बाद हालावादी दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनकी रचनाएं हैं मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, निशा निमंत्रण, आत्मकथा है, बहुत सी कहानियां हैं, अनुवाद है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। और हालावादी दर्शन क्या है ये भी आप थोड़ा सा 2 लाइन में स्पष्ट करें तो आपका जीवन परिचय हो जाता है, साहित्य में स्थान हो जाता है। उसके बाद देखो बच्चा, आज हमारे यहाँ पर जीवन परिचय को लेकर जो बातें थी हरिवंश राय बच्चन जी की वो पूरी हो गई है। बीच में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, आगे कोशिश करेंगे न हो, क्लास जो है अनवरत लगातार चलती रहे बिना किसी रुकावट के। लेकिन अगली क्लास में देखिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास 2 कविताएं हैं हरिवंश राय बच्चन जी की। एक तो है आत्म परिचय और दूसरी है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आत्म परिचय काफ़ी लंबी कविता है, उसको हम सप्रसंग व्याख्या के साथ करेंगे। तो आपको व्याख्या भी लिखनी होती है, 12th क्लास में व्याख्या भी आती है, तो व्याख्या कैसे अटेंड करनी है ये भी आपको बताया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर है। बाकी थैंक यू सो मच।